जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप घर में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन 2014 का कराने वाले हैं और इतना आसान क्वेश्चन है जो चुटकी बजाइएगा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग भी एक बार इसे बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान है और ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है फॉर एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं, जो क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो चाहे आपको उत्सर्जन पूछा जाए चाहे आपको प्रभाव पूछा जाए, दोनों का आंसर वही होगा। और साथ में पूछ रहा है कि उत्सर्जन के लिए नियम क्या है, वो लिखना है और आइंस्टीन द्वारा दिए गए समीकरण को भी व्याख्या करना है, आइंस्टीन द्वारा दिए गए नियम को भी व्याख्या करना है। देखिए कितना आसान से हम आपको याद करवाते हैं, समझिए ध्यान से। नाम से पता चल रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, अर्थात प्रकाश के द्वारा विद्युत का प्रवाह होना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। अर्थात प्रकाश के द्वारा विद्युत धारा का बहना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है, या फिर प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन का बहना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। ये कब होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लिया जाए ये एक धातु का प्लेट है, ये हमारा एक धातु का प्लेट है और यहां से सनलाइट इस धातु के प्लेट पे पड़ता है। और आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है। और आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि इस तरंग में ऊर्जा का छोटा छोटा पॉकेट होता है। क्या इस तरंग में ऊर्जा का छोटा छोटा पॉकेट होता है, जिस पॉकेट को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? फोटोन के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए, जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित कराया जाता है तो इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलना स्टार्ट कर देगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो बताइए किसका प्रवाह होगा? धारा का, अर्थात प्रकाश के द्वारा धारा का बहना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। फिर से समझिए, जब किसी विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, किसी धातु की प्लेट पर आपतित किया जाता है, तो उस धातु के सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जानिए, कुछ पॉइंट और आपको जानना है। हम अभी आपको बताए थे कि सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का छोटा छोटा पॉकेट होता है, जिसे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? फोटोन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपसे यह पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो हो रहा है, इसके लिए कंडीशन क्या क्या होता है, इसके लिए कंडीशन क्या क्या होता है। तो तुरंत आप याद कर लीजिए। पहला कंडीशन कि जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। याद रखिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है।
दूसरा याद रखिए कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर निकलती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे नहीं। दूसरा पॉइंट याद हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलने का कोई निश्चित सीमा नहीं है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। तीसरा पॉइंट आप याद रखिए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। तीसरा पॉइंट याद हो गया। चौथा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। समझिए ध्यान से। अब इस पॉइंट को हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि जब इस धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या शर्त होता है, समझिए। जैसे मान लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश 50 जूल एनर्जी लेके आ रही है, सूर्य का प्रकाश 50 जूल एनर्जी लेके आ रही है और इसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 60 जूल का आवश्यकता है। तो क्या कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये तभी निकल सकता है अगर इसको 60 जूल की आवश्यकता है, तो इससे हाई ऊर्जा आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आप 70 जूल लेके आते हैं तो देखिए 70 जूल लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना आवश्यकता है भाई? 60 जूल की आवश्यकता है। तो 60 जूल इसको निकालने में बर्बाद करेगा और 70 जूल इसको भगाने में बर्बाद करेगा। सॉरी, 10 जूल इसको भगाने में बर्बाद करेगा। 60 जूल इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्चा करेगा और 10 जूल इलेक्ट्रॉन को भगाने में खर्चा करेगा। इस चीज को याद रखिएगा कि जिस न्यूनतम आवृत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर होगा वह आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाता है, जिसे हम लोग म्यू नॉट से सूचित करते हैं। फिर से सुनिए, अगर यहां पे 70 जूल लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 60 जूल की आवश्यकता है, तो 60 जूल इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्चा करेगा, यहां से उखाड़ फेंकने में खर्चा करेगा और 10 जूल इसको भगाने में काम करेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि जिस न्यूनतम आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट कर देता है वह आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाता है। इतना पॉइंट याद हो गया। फिर से सुनिए, पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। सभी लोग याद कीजिए, जहां बैठे हैं आप वहीं याद कीजिए, रूम में बैठे हैं रूम से याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। दूसरा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, जिस न्यूनतम आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वह आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाता है। क्या सभी को यहां तक याद हो गया? यहां तक किसी भी प्रकार का समस्या नहीं। अब आइए अगला पॉइंट समझिए। पूछ रहा है कि आइंस्टीन द्वारा इस नियम का व्याख्या करें। देखिए आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए एक नियम दिया जिसे आपको यहां बताना है। देखिए यहां पे सबसे पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण कहा जाता है। और वो समीकरण किस प्रकार है वो ध्यान से सुनना है और याद रखिएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट आपके सामने लिखा गया है कि जो समीकरण होता है आइंस्टीन का वो किसका व्याख्या करता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का। और यह समीकरण प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे अभी जस्ट बताए थे
कि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आता है तो इसमें ऊर्जा का छोटा छोटा पॉकेट होता है जिसे फोटोन या क्वांटा के नाम से जानता है, जिसे फोटोन या क्वांटा के नाम से जाना जाता है। अब आइए इसका समीकरण किस प्रकार है वो आपको लिखना है और हम बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, बस आप यही कहानी याद रखिएगा। ये एक धातु की प्लेट है, बड़ा आसान से हम इसको निकाल सकते हैं समीकरण, और यहां से सूर्य का लाइट इस धातु की सतह पे पड़ रहा है तो इसका एनर्जी कुछ ना कुछ होगा। उस एनर्जी का फॉर्मूला होगा E बराबर एच म्यू। क्या होगा? E बराबर एच म्यू। अब देखो ये एच म्यू जो यहां पे आ रहा है, मान लेते हैं इसका मान है 70 जूल। कितना जूल भाई? 70 जूल। जैसे इस धातु की सतह पे पड़ा, प्लेट पे पड़ा, तो देखिए इसका दो काम हो गया। इस भाई साहब का दो काम हो गया। पहला काम है कि इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी से निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्यफलन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से कि ये ऊर्जा दो भाग में बंटने वाला है। ये ऊर्जा दो भाग में बंटने वाला है। पहला भाग कि इलेक्ट्रॉन निकलने में मान लेते हैं 60 जूल का आवश्यकता है, तो 60 जूल इसको क्या करेगा? निकालने में खर्च कर देगा, और जो 10 जूल बचा इसको भगाने में काम करेगा। तोड़ेंगे तो भगाएंगे भी, और ये 10 जूल भाई क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन गति के रूप में भागना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिए, बताइए हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग कितना एनर्जी लेके आ रहा था? 70 जूल। फिर से बताओ कितना एनर्जी लेके आ रहा था? 70 जूल। कितना एनर्जी लेके आ रहा था? 70 जूल। 70 जूल में दो भाग में बटा। 60 जूल इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना खर्च करना पड़ा वह कार्यफलन के नाम से जानते हैं। वह कार्यफलन कहलाता है, जिसे फाई से सूचित करते हैं। दूसरा, अरे ये कार्य जो लगा वो किस में आया? अरे ऊर्जा के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगाना भाई। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो कार्य होगा, कार्य को आप ऊर्जा के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि कार्य को ऊर्जा के बराबर भी कर सकते हैं। तो अगर आप H को म्यू नॉट से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा भाई? इसका एनर्जी आएगा, और ये कितना जूल है भाई? 60 जूल, जिसे आप दहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं। और ये 10 जूल इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करेगा। तो बताइए आइंस्टीन का अगर समीकरण लिखना चाहेंगे तो बताओ ये 10 कितना भाग में बट गया? दो भाग में। 60 + 10। बताइए ये 70 क्या है? कुल ऊर्जा। 70 क्या भाई साहब? कुल ऊर्जा। और 60 जूल जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना कार्य करना पड़ा वह कार्यफलन, अर्थात जितना एनर्जी की आवश्यकता हुआ वह क्या कहलाएगा भाई? कार्यफलन। जैसे समझ सकते हैं। और ये 10 जूल जो है, 10 जूल इलेक्ट्रॉन को भगाने में काम किया, अर्थात इलेक्ट्रॉन में गति आ गया, और गति आ जाने के कारण उसमें एक ऊर्जा बनेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? गतिज ऊर्जा। और आपको पता है गतिज ऊर्जा को के लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। क्या बात है? 12 mv²। चलिए मान लिखते जाइए। टोटल एनर्जी कितना है भाई? H म्यू। कार्यफलन कितना है भाई? H म्यू नॉट।
देख लो। और गतिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, हाफ mv²। कैसा लगा? इसे आप सजा के लिख सकते हैं। तो एच म्यू को इधर कर दीजिए, एच म्यू नॉट को इधर कीजिए तो माइनस में आ जाएगा, इधर हो जाएगा हाफ mv²। अगर h को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा म्यू माइनस भी नहीं है, म्यू माइनस म्यू नॉट बराबर हाफ mv²। यही है आइंस्टीन का समीकरण, यही है आइंस्टीन का समीकरण। बताइए कैसा लगा? कितना आसानी से हम आपको याद करा दिए। क्वेश्चन में दम नहीं है। आप हमारे पास कमेंट करें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से लेके आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का समस्या ना आएगा। तो अभी वर्तमान में हमारे साथ जुड़े आप, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं 2014 का अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चा का कमेंट आ रहा है सर स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता है। तो आप सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग 2014 का फिर से लॉन्ग प्रश्न में आते हैं। और इतना आसान लॉन्ग प्रश्न है, जो अगर आप एक बार मेरे वीडियो को देख लेंगे तो हम वादा करते हैं आपको समझ में ही नहीं बल्कि दिमाग में भी घुस जाएगा और दूसरों को भी समझा दीजिएगा। आप तो एक बार देख लें। देखिए 2014 का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बड़ा आसान है। 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी को नेत्रिका लेंस का उपयोग करके उसका जो कोणीय आवर्धन दिया हुआ है वो 30 गुना दिया हुआ है, x नहीं है गुना है, 30 गुना होता है। तो समायोजन बताइए, समायोजन कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, पहले समझिए क्वेश्चन को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और हम आपको पढ़ाए थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक लेंस होता है आई लेंस। बड़ा आसान है भाई। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आई लेंस बड़ा होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या क्या बोल देते हैं भाई। और इसका नाम आई लेंस क्यों पड़ा? क्योंकि इसके सामने आई होता है। आई लेंस, आई लेंस, आई लेंस। अरे यार, जब माइक्रोस्कोप को देखते हैं ना तो आँख को ऐसे लगाते हैं भाई, ऐसे लगाते हैं ना, तो एक आँख लेंस के पास होता है और आगे वाला जो लेंस होता है उसके सामने क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक को बोलते हैं आई लेंस। तो देखिए क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, आई लेंस को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जितना भी डाटा रहेगा ई के द्वारा लिखेंगे और इसमें जितना भी डाटा रहेगा ओ से लिखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ मान दिया हुआ है और पूछ रहा है समायोजन क्या है। देखिए समायोजन का मतलब समझिए। समायोजन का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का दूरी कितना है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का दूरी क्या है? तो आपको पता है इधर होता है फोकस, इधर भी इसका ये फोकस हुआ और इसका फोकस ये हुआ। और आपको पता है ऑब्जेक्ट जहाँ पे रहता है इसका प्रतिबिंब हम लोग हमेशा कहाँ बनाने का प्रयास करते हैं? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनाने का प्रयास करते हैं। और इसका प्रतिबिंब जैसे प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच आता है, ये इमेज अपने आप क्या कर देता है भाई साहब? बड़ा करता है ना। तो इससे इसका ये प्रतिबिंब का काम किया, इस लेंस का ये किसका काम किया भाई? प्रतिबिंब का। इस लेंस का ये किसका काम किया भाई? प्रतिबिंब का, जिसे हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। यहां से यहां के बीच का दूरी ये प्रतिबिंब दूरी हुआ, जिसे भी ओ से डिनोट करेंगे।
समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ से यहाँ आपको दूरी पूछ रहा है भाई, यहाँ से यहाँ, इस केंद्र से इस केंद्र के बीच। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ दूरी VO और यहाँ से यहाँ दूरी, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, जिसको हम लोग UE से डिनोट करते हैं, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। तो आपको देखो इनके बीच का दूरी निकालना है। तो बताइए इनके बीच का अगर आप दूरी निकालिएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, अर्थात यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, तो बताइए इतना में इतना जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या है भाई? VO, और यहाँ से यहाँ क्या है भाई? UE, अर्थात इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा भाई? VO प्लस UE, और दूरी हमेशा प्लस में होता है। तो आपको VO निकालना है और UE निकालना है, दोनों निकाल के जोड़ दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, फिर से आपको समझना है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आई लेंस क्या होता है भाई? बड़ा होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ, कौन सा लेंस हुआ? ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये हमारा भाई साहब कौन सा लेंस हुआ? आई लेंस हुआ। कोई दिक्कत? और ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये प्रकाशीय केंद्र होता है, ये फोकस होता है, इसका फोकस, क्योंकि लेंस का 2 फोकस होता है भाई, इधर F ही हो जाएगा। इसका इमेज हम लोग बनाने का प्रयास कहाँ करते हैं? यहाँ। और जैसे यहाँ पे आएगा ये लेंस अपने आप इसका इमेज बड़ा कर देता है। आपको इतना जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ दूरी आपको निकालना है, तो आराम से निकल सकता है। आपको पता है कि इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है और इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप ये बताइए यहाँ से यहाँ दूरी जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? UE, और यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई? VO, प्रतिबिंब दूरी। किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। अर्थात इन दोनों के बीच का दूरी निकालना, अर्थात यहाँ से यहाँ, तो बताओ क्या हो जाएगा? VO प्लस UE, और दूरी हमेशा प्लस में होता है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा देते हैं? मोड। तो VO निकालिए, UE निकालिए, आंसर आ गया। तो निकालते हैं। पहले देखेंगे क्या क्या दिया। 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक है। अभिदृश्यक बोले तो ऑब्जेक्टिव लेंस, और नेत्रिका बोले तो आई लेंस। इसका फोकस दूरी जो डाटा दिया हुआ पहले लिखिए। FO का मान दिया हुआ भाई कितना? 1.25 सेंटीमीटर। और नेत्रिका का जो फोकस दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? FE का मान दिया हुआ है भाई 5 सेंटीमीटर। और आवर्धन दिया हुआ है, टोटल आवर्धन जो दिया हुआ वो 30 दिया हुआ। और आपको हम एक चीज़ बता रहे थे, याद कीजिए, जब आपको थ्योरी पढ़ाया गया, या फिर कहीं भी आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे होंगे या फिर ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि इसका ये प्रतिबिंब ऐसा जगह बनता है कि इसका ये प्रतिबिंब ऐसे जगह बनता है कि आंख से कितना दूरी पर हो? 25 सेंटीमीटर पे, अर्थात जिसको हम लोग D से भी डिनोट करते हैं। अर्थात BE को आप D भी लिख सकते हैं, पढ़ाया गया था। चलिए, FO दिया हुआ है, FE दिया हुआ, M दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको निकालना है VO और UE। तो इसको निकालने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन। सभी लोग कमेंट में लिखें, अर्थात आई लेंस के लिए आवर्धन। बताइए किसको किसको पता है आई लेंस के लिए आवर्धन? जिस भी विद्यार्थी को पता है कमेंट में लिखते जाइए। क्या होगा भाई नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन? बोलते जाइए ME। और ME जो होगा वो क्या होता है? 1 प्लस D/FE। इतना सबको पता है। चलिए ME का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 1D का मान आपको पता होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर। और FE दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो बताओ 5 25, बताओ नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन कितना निकला भाई? 6 सिंपल 6। कितना निकला? 6। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आवर्धन निकालते हैं। किसके लिए निकालेंगे भाई?
ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आवर्धन, देखते जाइए एक बार में दिमाग में घुसेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आवर्धन बड़ा आसान है। ऑब्जेक्टिव के लिए आवर्धन जो होगा वो आप ऐसे निकालिए, टोटल आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं m से, और ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन हम लोग डिनोट करते हैं MO से, और आई लेंस का आवर्धन डिनोट करते हैं ME से। तो इससे इसके द्वारा देखो MO निकल जाएगा। देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है भाई 30, इसको निकालना है। इसका मान कितना दिया हुआ है अभी जस्ट निकाले हैं, ये टोटल दिया हुआ ना। तो बताओ 6 पंचे 30, MO का मान कितना निकला, 5 निकला। दोनों का मान हम लोग निकाल चुके। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, MO जो है इस लेंस का आवर्धन है, तो क्या MO को आप ऐसे लिख सकते हैं? क्या M जो होता है आवर्धन होता है, और M का फॉर्मूला होता है V/U, तो यहाँ O है तो यहाँ भी O लगा दीजिए। O का मतलब ऑब्जेक्टिव। बताओ इसका मान कितना निकला भाई 5, ये हमारा VO और ये हमारा UO। तो आप बताइए जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो VO का मान कितना आ जाएगा 5 UO। ये क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। बताओ VO का मान कितना निकला 5 UO। अब लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस सूत्र। तो बताइए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होगा? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। लेंस सूत्र का जो मान दिया हुआ वो रखते जाइए। FO का मान बताओ कितना दिया हुआ 1.25। कितना दिया हुआ भाई 1.25। देखिए VO निकालना चाहते हैं, यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए VO का मान कितना निकला 5 UO। कितना निकला भाई 5 UO। अब बताइए UO, इसके लिए वस्तु दूरी किधर होगा? इसमें निगेटिव में, तो यहाँ पे आपको माइनस चिन्ह के साथ दर्शाना है। अब हल करते जाइए 1.25 5 UO माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे हल कीजिए 1/1.25, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 UO, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ाते हैं 1/1.25, इधर हो जाएगा 6/5 UO। क्रॉस गुना कर दीजिए, 5 UO बराबर हो जाएगा 6 गुना 1.25। आगे कीजिए UO का मान बताइए कितना निकला 6 गुना 1.25 बटे हो जाएगा 5। तो काटिए, कितना से कटेगा? दशमलव तोड़िएगा तो 100। कितना होगा 5 5 दूना 10, 5 25। बताओ UO का मान कितना निकला 25 छक्का 150 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 खत्म। बताओ UO का मान कितना निकला भाई 1.5 सेंटीमीटर। 1 कितना निकला भाई 5 सेंटीमीटर। जब UO निकल गया तो बताइए क्या VO नहीं निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा। तो VO का मान कितना आ जाएगा भाई 5 गुना UO का मान निकला 1.5 सेंटीमीटर। तो बताओ VO का मान कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 7.5 सेंटीमीटर। कितना आसानी से निकल रहा है भाई। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखे हैं। अगर आप आई लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाइएगा, आई लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाइए, क्या होगा 1/F। तो F लिखेंगे यहाँ पे FE, 1/V VE माइनस 1/ क्या होगा UE, क्योंकि आपको पता है 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। FE का मान दिया हुआ रखते जाइए 5। कितना दिया हुआ भाई 5। आगे बताइए 1/VE, 1/VE क्या भाई 1/VE। तो आप ये बताइए VE को आप क्या लिख सकते हैं -25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि VE को आप D के बराबर भी लिख सकते हैं। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है भाई। कितना हो जाएगा? आप इसे 25 दर्शा सकते हैं -25, क्योंकि VE को D के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस क्या है भाई 1/UE।
कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को समस्या परेशानी नहीं? चलिए ये माइनस में इसको इधर लाइए, 1/5 प्लस 1/25 बराबर हो जाएगा -1/UE। अब आगे बताइए, इसका एलसीएम हो जाएगा 25, 25 होगा कि नहीं जी? एलसीएम 25 होना चाहिए। और यहाँ पे कितना होगा? 1 माइनस 1/UE कितना होगा? 6/25 माइनस 1/UE। इसको ऊपर कीजिएगा तो बताओ क्या लिखाएगा? -UE बराबर हो जाएगा 25/6। तो बताओ UE का मान कितना निकला? 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1 उसके बाद 6 कम 6 1 बढ़ा के लिख दीजिए। बताओ ये किस में आया? माइनस में आया। UE का मान भी निकल गया और VO का मान भी निकल गया। तो क्या इसके बीच का दूरी नहीं निकलेगा? दोनों लेंसों के बीच का दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस तथा आई लेंस के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या अभी जस्ट बताए थे? VO प्लस UE, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होता है। तो बताओ VO का मान कितना है? 7.5, यहाँ रखिए 7.5 प्लस UE का मान कितना? -4.2। कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। बताइए मोड से निकलता है तो प्लस में होता है, ये प्लस, माइनस में तो ये प्लस में ही निकलेगा। तो 5 2 कितना होगा? 7 और 7 4 कितना होगा? 11.7 सेंटीमीटर। बताइए कितना आसान है। और आपको लग रहा होगा कि बाप रे बाप ये क्या दिया है? नहीं, बड़ा आसान है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सभी विद्यार्थी का थोड़ा इसी में प्रॉब्लम है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे, क्योंकि टेंशन नहीं लेना है, खुशी में पढ़ना है, खुशी के साथ। क्योंकि टेंशन के साथ, स्ट्रेस के साथ पढ़ने से जो भी पढ़िएगा सब खत्म। इसीलिए एकदम खुशी के साथ पढ़िए, हंसते खेलिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, खाइए पिए मस्त रहिए। आइए, हम है ना भाई, सब क्वेश्चन को इजी कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन करवा तो रहे हैं और साथ में आप सिलेबस भी पढ़ते रहें, उसमें किसी भी प्रकार का कोताही ना करें। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चुटकी बजाइए सॉल्व, चुटकी बजाइए सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए नंड गेट जुड़ा हुआ है आपस में, तो इसका तर्क बताइए, इसका तर्क अभिधारणा निर्धारण कीजिए। बड़ा आसान है यार, चुटकी बजाओ सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं है, ये पता आपको नॉट का साइन है। अगर नॉट हटा देंगे तो ये भी एंड गेट बच जाएगा, ये भी एंड गेट बन जाएगा। सिंपल है। तो एंड और नॉट से बना नंड, एंड और नॉट से बना नंड, खत्म। ध्यान से देखिए, आपको पता है ये इनपुट 2 होता है। इनपुट कितना होता है भाई? 2। और आउटपुट कितना होता है? 1। तो इसका आउटपुट मान लेंगे y, और ये y, इसके लिए अब ये इनपुट का काम करेगा। तो यहां से आउटपुट आगे तो जाएगा, इसका हम लोग अपने मन से मान लेते हैं x, कुछ भी मान सकते हैं। तो आप ये बताइए, अगर यहां पे नॉट नहीं होता तो ये एंड होता। देखो ध्यान से, अगर ये नॉट नहीं होता तो ये एंड होता, और एंड का बताओ सिंबल क्या होता है? A/B। लेकिन नॉट है तो बाहर लगा दो। समझ में आ रहा है? अब बताइए, ये इनपुट का काम किया और ये किसका काम किया? आउटपुट का। तो बताइए यहां पे आउटपुट क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर नॉट है तो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। नॉट में अगर हम ए बोलेंगे तो बोलना है आपको ए बार बोलेंगे तो आपको बोलना है ए, अगर 0 बोलेंगे तो 1 बोलेंगे 0, आपको पता है। तो ध्यान से सुनिए, इसके लिए ये इनपुट का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है भाई? आउटपुट का। तो इतना तो पता हो गया कि अगर इसका देखा जाए
आउटपुट। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट लग गया, इसके ऊपर वाई बार लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, इतना आसान है। सबसे पहले ये एंड है तो y बराबर a इंटू बी होगा, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया, नॉट। नॉट नॉट क्या लगा दिया, नॉट। अब ये बताइए सिंपल, अब ये बताइए अगर ये इनपुट है, अगर ये इनपुट है तो इसका नॉट क्या होगा, y बार होगा। अगर यहाँ a होता a बार, b होता b बार, c होता c बार। समझ में आ रहा है? तो बताइए इस x का मान जो है y बार है, कितना भाई, x का मान क्या हो जाएगा, y बार। समझ में आ रहा है? x का मान क्या हो जाएगा, y बार होगा, ये x का मान क्या होगा, y बार। और आपको पता है y का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, a डॉट b पर बार और इसके ऊपर भी बार। समझ में आ रहा है? y का मान a डॉट p बार और इसके ऊपर फिर से बार है। तो अभी एक फॉर्मूला देखो लिखे हैं कि अगर बार के ऊपर बार रहेगा तो सारा बार खत्म। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर y और इसका मान हो गया a इंटू बी। तो बताओ ये पूरा किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एंड गेट को। कितना आसान है, चुटकी बजाइए खत्म। अब यहां पे देखिए, अगर ये a है तो इसका नॉट क्या होगा, a बार। अगर ये b है, ये इसका बताओ क्या होगा, b बार। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? a का नॉट a बार, b का नॉट b बार। अब यहां कहानी देखिए, मान ले इसका y, क्या मान ले, y। तो बताइए क्या होगा, इसका नॉट लग जाएगा, अर्थात a इंटू बी और इसके ऊपर बार है, बार के ऊपर बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नॉट है तो नॉट इसके बराबर होगा, a इंटू बी के बराबर, और इसके ऊपर बार लगा देना है। तो आप ये बताइए क्या इसका फॉर्मूला आप इसके सामने दिख रहा है? हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a बार के ऊपर बार और इधर हो जाएगा b बार के ऊपर बार। और अभी जस्ट बताए थे बार के ऊपर बार दिखे खत्म, बार के ऊपर बार दिखे खत्म। तो बताओ ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा भाई, और गेट को। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्नों का आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि भारी से भारी क्वेश्चन इस चैनल पे इजी होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।